प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से हर दिन समर के घर में कोई न कोई उपद्रव होता ही रहता है, कोई न कोई परेशानी होती ही रहती है, जिसके कारण समर हमेशा दुखी रहता है और उसके चेहरे पर अब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वह हमेशा एक जैसा ही बना रहता है, न तो खुशी के माहौल में खुश होता है और न ही दुख के माहौल में वह दुखी ही होता है। तो हम लोग आगे अब देखते हैं कि फिर किस प्रकार से उसके जीवन का घटनाक्रम चलता है। बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, अर्थात समर इंटर का एग्ज़ाम देने वाला था। एग्ज़ाम दे चुका था, एग्ज़ाम समाप्त हो गई थी। समर अब हल्का महसूस कर रहा था। कहने का मतलब यह हुआ कि अब उसके दिमाग में किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार का टेंशन नहीं था। दिवाकर ने सिनेमा देखने का प्रस्ताव रखा। परीक्षा समाप्त हो गई थी, अब सभी रिलैक्स कर रहे थे। तो समर के दोस्त दिवाकर ने समर से कहा कि चलो हम लोग सिनेमा देखने चलते हैं। वो अपनी पत्नी किरण को भी साथ ले जाना चाहता था। दिवाकर अपनी पत्नी किरण को भी साथ ले जाना चाहता था सिनेमा देखने के लिए। शाम को आने का वायदा कर समर अपने घर चला गया। तो समर ने कहा कि ठीक है, सिनेमा देखने चलेंगे, शाम को हम समय पर आ जाएंगे। और वह अपने घर चला आया। घर पहुंचकर देखा कि मुन्नी के पति अचानक उसे लेने आ पहुंचे हैं। अब जब घर पहुंचा तो देख रहा है कि उसकी बहन मुन्नी, जो 2-3 साल से यहीं पड़ी हुई है, उसके पति ने उसे एक तरह से छोड़ रखा है। वह पति फिर से मुन्नी को बुलाने के लिए आया हुआ है। 2-2.5 साल से कोई संपर्क नहीं था और न ही उन्होंने मुन्नी की कोई खोज खबर ली थी। 2-2.5 साल से उनसे कोई संपर्क नहीं था, कोई लिंक नहीं था, न आना, न जाना, न उठना, न बैठना, न कभी समाचार वगैरह पूछना, कुछ भी नहीं। लेकिन 2-2.5 साल बाद एकाएक वह आकर के यहाँ बैठे हुए हैं मुन्नी को ले जाने के लिए। बैठक में दामाद जी और बाबूजी के बीच गंभीर वार्ता चल रही थी। दामाद जी मतलब मुन्नी के पति और बाबूजी के बीच बैठक में, सिटिंग रूम में गंभीर बातचीत चल रही थी। कुंवर और भाभी जा जाकर उनके तथा बाबूजी के बीच होने वाली बातों के बारे में अम्मा को बताते। अब अम्मा घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो कुंवर और भाभी जा जाकर दामाद जी और बाबूजी दोनों के बीच में जो बातें होती थी, उन बातों को सुन सुनकर और माँ तक खबर पहुंचा रहे थे। मेहमान को रात का खाना खिला चुकने के बाद बाबूजी ने अम्मा को सूचना दी कि मुन्नी कल 10 बजे की गाड़ी से अपने पति के साथ जाएगी। अब रात का खाना सभी खा लिए, मेहमान को भी अर्थात दामाद जी को भी खाना खिला दिया गया। और उसके बाद तब बाबूजी ने माँ को सूचना दी कि कल 10 बजे की गाड़ी से मुन्नी अपने पति के साथ जाएगी। कहने का मतलब यह कि दामाद जी और बाबूजी के बीच में बहुत सारी बातें हुई और अंत में जाकर के एक निष्कर्ष पर दोनों पहुँचे कि ठीक है, मुन्नी की ससुराल जाने दिया जाए। अम्मा इस सब का कारण जानना चाहती थी। अम्मा अब जानना चाहती थी कि आखिर क्या बात है कि जो 2-2.5 साल से कोई खोज खबर नहीं ले रहा था, वह एकाएक मुन्नी को लेने क्यों आया। पर भैया भाभी मुन्नी कुंवर सब थे, केवल प्रभा नहीं थी। तो वहाँ पर मतलब जहाँ पर
माँ बाबूजी से यह जानना चाहती थी कि आखिर कारण क्या है कि इतने दिनों के बाद मुन्नी का पति मुन्नी को लेने आया। वहाँ सबके सब थे, भैया थे, भाभी थी, मुन्नी भी थी, कुंवर भी था, प्रभा वहाँ नहीं थी। बाबूजी ने बताया कि वह मुन्नी को लेने आया है। बाबूजी ने माँ को बताया कि वह मुन्नी को लेने आया है, माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी मांग रहा था। माफ़ी क्या मांग रहा था? कहने का मतलब कि मुन्नी के साथ उसने जो कुछ दुर्व्यवहार किया, मुन्नी पर जो कुछ अत्याचार किया, उस अत्याचार के लिए वह माफ़ी मांग रहा था। अब कभी ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब कि मुन्नी का पति बाबूजी से वादा किया कि अब ऐसा नहीं होगा, मतलब मुन्नी के ऊपर वह अत्याचार नहीं करेगा। अगर कभी ऐसी बात सुने तो कान पकड़ पकड़ लें, जो बिरादरी का दंड होगा वह भरेगा। उसने यह भी कहा कि अब यदि ऐसी कोई मैं गलती करूं तो मेरा कान पकड़िए, मुझे दंड दीजिए। उतना से नहीं होता है तो बिरादरी का दंड जो होगा वह भरेगा। कहने का मतलब कि में समाज के लोगों के द्वारा जो दंड दिया जाता है उस दंड को भी वह भोगने के लिए, उस सजा को भी भोगने के लिए तैयार है। अम्मा अपने जमाई के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही थी और कह रही थी, उस चुड़ैल को क्या हुआ? बाबूजी ने कहा, उस चुड़ैल के कारण ही तो अकल आई है। कहने का मतलब यह है कि अम्मा अपने जमाई को अर्थात मुन्नी के पति को अपशब्द कह रही थी, मतलब ऐसी बातें कह रही थी जो नहीं कहने लायक थी। वे उस तरह की बातें भी कह रही थी और साथ में ये भी कह रही थी कि उस चुड़ैल को क्या हुआ? चुड़ैल को क्या हुआ? वह चुड़ैल किसको कह रही हैं? जो मुन्नी के पति ने जो एक रखैल रखा था, एक इल्लीगल पत्नी रखा था, उस पत्नी के बारे में अम्मा जी बोल रही हैं कि उस चुड़ैल को क्या हुआ? तो बाबूजी ने कहा कि उस चुड़ैल के कारण ही तो उसकी अकल ठिकाने आई है। कहने का मतलब कि उस चुड़ैल के कारण ही तो इसकी अक्ल ठिकाने आई है। 5-6 महीने हो गए, सब कपड़े जेवर समेटकर चंपत हो गई। अब उस रखैल ने, जो इलीगल पत्नी थी मुन्नी के पति के, उसने क्या किया कि घर के जितने कपड़े, जितने सारे जेवर थे, सबको लेकर चंपत हो गई। ये चंपत होना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है, यहाँ लिख देता हूँ, भाग जाना। तो वह ये सब लेकर के भाग गई। पुलिस में रिपोर्ट भी की, मगर हाथ आती वह कहीं फिर। कहने का मतलब कि उसने पुलिस में भी रिपोर्ट की, लेकिन वह औरत फिर हाथ नहीं आई। हाथ नहीं आई मतलब पकड़ में नहीं आई। यह भी एक मुहावरा है, हाथ आना। इसका अर्थ होता है पकड़ में आना। इसका मतलब होता है पकड़ में आना। तो वह पकड़ में नहीं आई। पुलिस वगैरह में रिपोर्ट देने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वह पकड़ में नहीं आई। सब चौंके। मुन्नी कुंवर ने मुन्नी को भोजन सॉरी कुंवर ने मुन्नी को भेजने के लिए मना किया। सबके सब सरप्राइज हुए, आश्चर्यचकित हुए। कुंवर ने मना किया कि नहीं, मुन्नी को नहीं भेजना है। माँ को दामाद पर विश्वास नहीं था। माँ को भी दामाद पर विश्वास नहीं था कि वह लेकर जाएगा तो अब मुन्नी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा,
ऐसा विश्वास माँ को नहीं था, क्योंकि उसने मुन्नी पर बहुत अत्याचार किया था और मुन्नी की इतनी बुरी तरह से उसने पिटाई की थी कि बेचारी मुन्नी वहाँ से भागकर अपने माँ बाप के घर आ गई थी। यहाँ तक कि मुन्नी को वह कई कई दिनों तक खाना भी नहीं देता था। अतः वह भी मुन्नी को भेजने के पक्ष में नहीं थी। माँ भी मुन्नी को भेजने के पक्ष में नहीं थी। परेशानी भरे और हारे स्वर में बाबूजी ने कहा, परेशानी भरे और हारे स्वर में मतलब थके हुए स्वर में बाबूजी ने कहा, इस समय वह अपनी गरज से खुद ही तो आया है। इस समय वह अपनी गरज से खुद मुन्नी को लेने आया है। इसका मतलब है कि अब वह अच्छा व्यवहार करेगा। खुद उसे काफी पछतावा है। मुन्नी के पति को काफी पछतावा है। किस बात पर पछतावा है? उसने जो मुन्नी के साथ व्यवहार किया उसके लिए उसे बहुत पछतावा है। तंग वंग नहीं करेगा। अब वह मुन्नी को तंग नहीं करेगा। ऐसी हालत में भेज देने में कोई हर्ज नहीं है। पिताजी ने कहा कि ऐसी हालत में इस तरह की सिचुएशन में मुन्नी को भेजने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब वह खुद मुन्नी को लेने आया है। हम लोगों ने उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला है। वह खुद मुन्नी को लेने आया है, तो अब वह मुन्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। मुन्नी को जिंदगी भर यूं ही बिठाकर नहीं रखा जा सकता। पिताजी ने व्यवहारिक बात बता दी। ब्याही हुई बेटी को इस तरह से घर में बैठा करके सब दिन नहीं रखा जा सकता। पढ़ाने या हुनर सिखाने के लिए पैसे नहीं है। अब उन्होंने यह भी माँ को समझाया कि मुन्नी को पढ़ाने के लिए या कोई हुनर, हुनर मतलब स्किल, हुनर मतलब स्किल, इसको देखते हैं यहाँ लिख कर कहीं जगह मिल जाए तो। हुनर मतलब स्किल सिखाने के लिए भी पैसे नहीं है। लड़कों की ही देखभाल नहीं हो पा रही है। हमारे घर में जो लड़के हैं उन्हीं की तो देखभाल हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मुन्नी की देखभाल हम कैसे कर पाएंगे? या फिर मुन्नी की दूसरी शादी की जाए। बाबूजी ने कहा कि ब्याही हुई बेटी को घर में नहीं रखा जा सकता, उसे उसकी ससुराल भेज देना चाहिए। यदि उस ससुराल में वह जाना नहीं चाहती है तो उसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए। दूसरी शादी का नाम सुनते ही अम्मा ने प्रतिवाद किया कि बिरादरी वाले क्या कहेंगे। जैसे ही दूसरी शादी का नाम अम्मा ने सुना वैसे ही उन्होंने प्रतिवाद किया। प्रतिवाद करना मतलब विरोध करना, है ना। प्रतिवाद किया का मतलब हुआ कि विरोध। यहाँ लिख देता हूँ, विरोध किया। तो जैसे ही अम्मा ने सुना कि दूसरी शादी की बात चल रही है वैसे ही अम्मा ने विरोध किया और कहा कि बिरादरी वाले क्या कहेंगे। और मुन्नी फूट फूट कर रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि बाबूजी ऑलरेडी पहले से ही निर्णय ले चुके थे कि कल सुबह 10 बजे की गाड़ी से मुन्नी को मुन्नी के पति के साथ भेज दिया जाएगा। मुन्नी फूट फूट कर रो रही थी। वह वहाँ नहीं जाना चाहती थी। वह बाबूजी के पैरों से लिपट कर रो रही थी। बाबूजी ने उसे ऊपर गोद में खींच लिया। बाबूजी ने उसे उठा लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। मुन्नी रोती रही। उद्वेग कम होने पर उसने कहा, जब थोड़ा उसका उद्वेग, उद्वेग मतलब बेचैनी, मैं यहाँ इसका मतलब लिख देता हूँ। कहाँ लिखूँ? इसके लिए जगह यहाँ बन रही है, यहाँ लिखता हूँ। हाँ,
बेचैनी। जब उसकी थोड़ी बेचैनी कम हुई तब उसने कहा, तब मुन्नी ने कहा, क्या कहा कि बाबूजी, मैं किसी का चौका बर्तन कर लूँगी, पीस कुट लूँगी, मुझे वहाँ मत भेजो उसके साथ। मुन्नी ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ किसी के घर में चौका बर्तन करके काट लूँगी, किसी के घर में कुटाई पिसाई करके अपना जीवन काट लूँगी, लेकिन मुझे उसके साथ मत भेजो। बाबूजी ने समझाने की कोशिश की, बाबूजी ने मुन्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन मुन्नी ने फिर कहा, क्या कहा, मुझे उस कुएं में मत धकेलो बाबूजी। मुन्नी ससुराल को कुआं समझ रही है, क्योंकि वह समझ रही है कि वहां जाने के बाद वह जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसके साथ जितना अत्याचार हुआ था, जितनी ज्यादती उसके साथ हुई थी, उसको उसने स्वयं भोगा था और महसूस किया था। कहने का मतलब यह है कि जिसने दुख भोगा है वही ज़्यादा महसूस करता है। दुख को किसी दूसरे से कहा जाता है तो वह सिर्फ सुनता है और महसूस करता है, लेकिन जो वास्तव में दुख भोगा है, उसने जो महसूस किया है, उसके दिल पर जो बीता है, वह वही जानता है, दूसरे उसको महसूस नहीं कर सकते। इसलिए मुन्नी ने कहा कि मैं किसी के घर में चौका बर्तन कर लूँगी, कुटाई पिसाई करके अपना जीवन काट लूँगी, लेकिन मुझे उस उसके साथ मत भेजो, मुझे उस कुएं में मत धकेलो बाबूजी। बाबूजी ने दुखी होकर कहा, बाबूजी ने दुखी होकर कहा, तेरी भलाई इसी में है बेटी, तेरी भलाई इसी में है बेटी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी ससुराल जाओ, अपने पति के साथ रहो। वहाँ बिरादरी में बदनामी फैलती है, वहाँ भी बिरादरी में मतलब सोसाइटी में बदनामी फैलती है कि आखिर क्या कारण है कि वह लड़की अपने ससुराल में रहना नहीं चाहती है। सब लोग उंगली उठाते हैं, उंगली उठाते हैं मतलब ब्लेम करते हैं, किस किस का मुंह रोकेंगे, हम किस किस को जवाब देंगे, किस किस को बोलेंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं है। मुन्नी ने रोते हुए कहा, जिस दिन मेरे बारे में ऐसी वैसी बात सुनो, मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार देना बाबूजी। बाबूजी मुन्नी की इस बात से बेचैन हो गए। अब बाबूजी ने कहा था कि वहाँ बिरादरी में लोग उंगली उठाते हैं, क्या क्या कहते हैं, तो मुन्नी समझ गई कि बाबूजी क्या कहना चाह रहे हैं। तो मुन्नी ने कहा कि जब कभी आप ऐसी वैसी बात मेरे बारे में सुनेंगे, मैंने कोई ऊंचा नीचा पैर रख दिया और आप यदि सुन लेंगे तो आप अपने हाथ से जहर दे करके मुझे मार दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कहने का मतलब यह है कि मुन्नी ने साफ साफ कह दिया कि मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी भी आपको किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वे रोने लगे और बाहर चले गए। बाबूजी भी रोने लगे और बाबूजी बाहर चले गए। धीरे धीरे सभी सोने चले गए, बस मुन्नी वहीं माँ के पास रोती रही। सबके सब सोने चले गए, लेकिन मुन्नी सोने नहीं गई, वह वहीं माँ के पास बैठी रोती रही। सुबह मुन्नी को विदा किया गया और सुबह हुई और समय के अनुसार मुन्नी को उसके पति के साथ विदा कर दिया गया। वह प्रभा से लिपटकर ऐसी रोई जैसे जन्म जन्मांतर के लिए विदा हो रही हो। मुन्नी जाते समय तो बहुत रो ही रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा वह प्रभा से लिपट करके ऐसे रोई जैसे वह हमेशा हमेशा के लिए जा रही है, अब वह कभी आएगी नहीं। और कहानी के अंत में
जब हम लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मुन्नी वास्तव में जो ससुराल गई वह फिर लौटकर नहीं आई, वहीं से उसकी अर्थी उठ गई और वह दुनिया से विदा हो गई। समर के गले में बांह डालकर बुरी तरह से रोई। मुन्नी समर के गले में बांह डाल करके और बुरी तरह से रोई और उसने सिर्फ इतना ही कहा। क्या कहा? भैया भाभी से बोलना। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वह चली गई। घर में उदासी छा गई। यहाँ एक चीज है, मुन्नी ने समर से कहा लिपट कर रोते रोते कि भैया आप भाभी से बात कीजिएगा, है ना। भाभी ने कुछ नहीं किया है, भाभी का कोई दोष नहीं है। आप जिस कारण से भाभी से नाराज चल रहे हैं वह वास्तव में कारण नहीं है, उसका कारण कोई और है। प्रभा भाभी इसका इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए आप भाभी से बात कीजिएगा। तो अब इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मुन्नी अपनी ससुराल चली गई। अब हम लोग आगे एक पाठ और, यह पाठ नंबर 9 है। पाठ नंबर 10 हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, और पाठ नंबर 10 जब देख लेंगे तो क्लास 11 का जो सिलेबस है वह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, फिलहाल इतना ही, अगला हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अभी तो पढ़ाई का तौर तरीका इसी तरह से चलेगा। अब क्लास में तो पढ़ाई कब से शुरू होगी यह तो कोई नहीं बता सकता, भगवान के हाथ में ही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप लोग इस पर पूरा ध्यान लगा करके इसको सुनिए, समझिए, और फिर जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें जिस तरह के प्रश्न आएंगे मैं समय समय पर आप लोगों को इंटीमेट करता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, और उसके अनुसार परीक्षाएं होती रहेंगी और हम लोग फिर अगले क्लास 12 में चले भी जाएंगे। तो फिलहाल धन्यवाद।